हेलो एवरीवन। हमने हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी, जो इतना ज़्यादा डाइवर्स है और इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा ये चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। इवन मोस्टली क्या, पूरा चैप्टर की थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रहता है? क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स का मतलब हमें चैप्टर को रिवाइज करना है, और ये चैप्टर रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ ऐसे मिक्सअप हो जाएगा, पूरी खिचड़ी बन जाएगी एक साथ के अंदर कि अच्छा मोलस्का क्या था, आर्थ्रोपोडा क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या था, मोनेरा क्या था, प्रोटिस्टा क्या था। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि आधों की तो खिचड़ी बन चुकी होगी कि भाई किंगडम्स कौन से थे, फाइलम्स कौन से हैं, डिविजन्स कौन से हैं, क्लासेस कौन सी है। सो अगर एक्चुअली में आपकी खिचड़ी बन चुकी है या नहीं भी बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ में, सो दैट कि उसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ में हम चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी में प्रॉब्लम ना हो। एंड यस, यू हैव टू लर्न ऑल दी स्मार्ट चार्ट्स ताकि आपको सारे चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो आपको क्लियर हो जाए, मतलब सारे चैप्टर इन द सेंस इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स क्लियर हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो कि आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आने वाले थे, क्या उसके मेन फीचर्स थे, मेमेलिया क्या था। तो ये सारी चीज़ें आपको स्मार्ट चार्ट से क्लियर हो जाएंगी, और नहीं है तो फिर हम है ना। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस की सीरीज को। तो देखो, क्वेश्चन हम हमेशा यू नो वेरी वेल कि चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस भी हम करते हैं एंड चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैम ये क्वेश्चन तो मोस्टली रिपीट जैसा लग रहा है। तो रिपीट जैसा क्यों लगेगा हमें कभी? क्यों? क्योंकि चैप्टर का हमने एक टॉपिक क्लियर किया, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए, फिर जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो भाई सेम ही तो क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज इट? Why do we classify organism? हम ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं और क्यों करते हैं? भाई हमारा क्वेश्चन तो ये है कि वाई, क्यों कर रहे हैं हम क्लासीफाई, क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत शातिर दिमाग है। क्यों है शातिर दिमाग? हर चीज को उसको पढ़ना है, हर चीज के बारे में उसको जानना है, हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है हमारे पास में। तो उस क्यूरियोसिटी के चलते चलते हमें लगा कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को एक दिन में स्टडी करें, तब भी हमने काउंट करके देखा तो हमारे तो बहुत सारे जन्म ही पूरे नहीं हो रहे, तब भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं होंगे। इतने सारे जन्म हमें देगा कौन? क्या भगवान देगा इतने जन्म उसको पढ़ने के लिए? और बाई चांस ऐसा हो गया, कोई दिन आप बीमार हो गए, कोई दिन आपका संडे है, कोई दिन कुछ है, तो आप ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? और फिर सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस तरह से आप कर पाएंगे? तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पर्टिकुलरली जाके स्टडी करें। और ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या किया, चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू किया, चीज़ इन द सेंस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू किया। अच्छा, एक काम करते, आपकी बुक्स पे आते हैं। फिर सोचेंगे मैम बुक पे ही तो है अभी भी। नहीं, आपकी नोटबुक्स पे, आपकी बुक्स पे आता है, जो बुक के आपके सब्जेक्ट्स है उन पे आते हैं। ठीक है, एक हमारा सब्जेक्ट क्या होता है भाई? हिंदी होता है, फिर एक आता है इंग्लिश, फिर संस्कृत के चुप क्यों छोड़े भाई, लैंग्वेज ही तो है, ले लेते हैं उसको भी। चलो ये आपका आ गया संस्कृत। और हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? साइंस होता है, जिसको कि हम अभी पढ़ रहे हैं हम। फिर आता है एक एसएसटी। भाई साहब इतनी बोरिंग सब्जेक्ट है ना ये, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोने का सब्जेक्ट है ये एसएससी में तो पढ़ने के लिए नहीं आता। मेरे को लगता है ये वाला पीरियड जो आता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नींद लेने के लिए आता है कि पीछे जाके सो जाओ चुपचाप। मैं तो यही करती थी। चलिए, एक सब्जेक्ट जो हमारा आता है मैथ्स, जिससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। बन जाए तो अच्छी बात है, और जिसकी नहीं बनती उसकी नहीं ही बनेगी। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन हम ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करते हैं। हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई बात नहीं, मैम करवाएंगे, टीचर्स करवाएंगे हमारे अपने आप ही। चलिए, एंड आई होप कि आपको सर करवा भी रहे होंगे। चलो अब एक काम करते हैं, आपको बोला गया कि भाई ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको ऐसे लगा कि यार ये सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है? कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा पहले चलते हैं, थोड़ा सा पहले की तरफ जाएंगे। तो एक काम करेंगे, इन सबको मिक्स कर देते हैं कि भाई हमने जब इनको क्लासीफाई नहीं किया था, जब हमने इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं किया था, तब क्या होगा? इमेजिन करो, सपोज हमने अगर सारे सब्जेक्ट को एक साथ में कंबाइन कर दिया होता, ऐसे डिवाइड नहीं किया होता कि अच्छा ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये ऐसे क्लासीफाई नहीं किया होता, तो क्या होता? होता ये कि हमारे पास आती एक बुक, एक मोटी सी बुक आती, इतनी मोटी सी बुक जिसको हम बोलते हैं पोथी, बोलते हैं शायद हिंदी में, पोथी आती पूरा उसको पढ़ने के लिए। उसके अंदर एक चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर आता वो आता इंटीजर्स, फिर एक चैप्टर आता हमारा रिप्रोडक्शन,
फिर हमारा एक चैप्टर क्या आता, फिर एक चैप्टर आ गया, सपोज आ गया होल नंबर्स आ गया, होल नंबर्स आ गया। उसके बाद आया नमक का दरोगा। तो ये क्या है भाई, ये तो है हमारी हिंदी की स्टोरी है, ठीक है, दारोगा। आई डोंट नो ये स्टोरी है कि आपका वो नॉवेल का पार्ट है या क्या है, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, ठीक है, बस ये नाम मुझे याद है तो हम लिख देते हैं। चले एक फिर हम ले लेते हैं हमारा हेयर एंड टॉर्टोइज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, हेयर एंड टॉर्टोइज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो डन डन डन। टॉर्टोइज, फाइन। अब एक चैप्टर और आया हमारा जो कि था शब्द रूप, तो हम इसको यहाँ डाल देते हैं, शब्द रूप आ गया। अब ये चैप्टर देख के हम भी कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज, पढ़ाने वाला कंफ्यूज, पढ़ने वाला कंफ्यूज, और पेरेंट्स और कंफ्यूज इनको देख के। क्या किया जाए, सीक्वेंस ही नहीं बैठ रहा था इनका। तो पहले बच्चा ये चैप्टर कर रहा था, फिर बच्चा ये चैप्टर कर रहा था, फिर ये कर रहा था, फिर ये कर रहा था, लेकिन कुछ सीक्वेंस नहीं था उसके अंदर। एक एसएसटी का चैप्टर और डाल दें, वैसे मुझे याद नहीं है क्या होता है, ठीक है, हम मूवमेंट्स डाल देते हैं, जो आंदोलन हुआ करते थे, मूवमेंट्स डाल देते। चलो ये इसको क्यों छोड़े, फिर ये बुरा मान जाएगी ना ये भी ना, वही सोच रही होगी कि मैं तो वैसे भी मेरे पीरियड में तुम लोग सोते हो, एंड नाम तो डाल दो। चलो अब क्या होगा, इसमें कोई सीक्वेंस है नहीं है, क्या पढ़ने में मजा आएगा, नहीं आएगा भाई। साइंस में तो क्या होता है, साइंस की अगर हम बात करें तो क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारा चैप्टर कौन सा, सेल के बारे में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आए थे तो हमने टिश्यूज पढ़ा था। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आए तो अभी हम इतना डाइवर्स नेचर पढ़ रहे हैं हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को क्लासीफाई करके चल रहे हैं। अगर ये सारा एक साथ होता तो सोचो हमारा दिमाग ऐसे चक्कर नहीं खा रहा होता, यूं घूम नहीं रहे होते हम, बिल्कुल घूम रहे होते। लेकिन हमने क्या किया, इनको क्लासीफाई कर दिया, हिंदी का अलग कर दिया, इंग्लिश का अलग कर दिया, लैंग्वेज सारी अलग हो गई, साइंस एसएसटी सब अलग कर दिया, सोने का पीरियड हमारा एक अलग बना दिया, और मैथ्स का तो है ही है, फाइन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जरूरत, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। द सेम थिंग इज हियर कि हर जगह पर, चाहे इसकी बात नहीं है कि हम साइंस के अंदर ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, नो, एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी प्लेस पर हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हमारे घर में ही देख लो, हर जगह क्लासिफिकेशन है। अपने घर में देख लो आप, किचन का सामान किचन में रहेगा, बाथरूम का सामान बाथरूम में रहेगा, वो बेडरूम में नहीं जाएगा, वो हॉल में नहीं पड़ा रहेगा, सबका सामान अपनी अपने प्लेस पर रहेगा। जिसमें भी मम्मा ने क्या कर रखा होता है, किचन के अंदर भी ना सेपरेट कॉलम्स बना रखे होते हैं, ये हमारे स्पाइसेस का है, ये बर्तनों का है, ये उसका है, ये उसका, वो कॉलम्स ऐसे बने होते हैं। ये ईटेबल्स का है, अच्छा आपको कभी अगर डायरेक्ट कुछ स्नैक खाने की इच्छा हो तो आप सीधा जाके वहां से उठा के ले सको, ऐसा थोड़ा ना है कि सारे डिब्बों में से एक एक करके ढूंढेंगे और फिर निकालेंगे, नहीं। तो हर जगह क्लासिफिकेशन है। तो जब हर जगह क्लासिफिकेशन है तो हमें यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी कि अगर हमें इनको स्टडी करना है तो कैसे करेंगे। हमारा दिमाग तो बोल रहा है कि स्टडी करो, बट कैसे करें। हमने एक दिन करी गाय की स्टडी, दूसरे दिन हमने करी कुत्ते की स्टडी, तीसरे दिन हमने सोचा कि एक काम करते थोड़ा छोटे ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, तो हमने की चींटी की स्टडी। उससे आगे हम छोटे में गए ही नहीं क्योंकि हमें दिखा ही नहीं। फिर धीरे 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 जब समझ में आया कि अच्छा इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो फिर दिमाग चकराया कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म को तो कैसे पढ़ेंगे हम, पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक भाई साहब आए, उन्होंने क्या किया, इन सबका कर दिया क्लासिफिकेशन कि लो अब पढ़ लो आराम से। और बिल्कुल अब हम पढ़ ही रहे हैं इनको। हमारा डाइवर्स नेचर हमने पूरे चैप्टर में कंप्लीट कर दिया, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें हमने इसको कंप्लीट कर दिया। चलिए, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इतना डाइवर्स नेचर है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म। अभी तो मतलब कुछ ही ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, छोटे से लेके छोटा और बड़े से लेके बहुत बड़े तक का ऑर्गेनिज्म जो है, उन सबको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि अगर उनको हम स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उन सबको क्लासिफाई कर दिया, सो दैट की स्टडी करना उनका काफी ज्यादा इजी हो जाए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है और ये टॉपिक भी क्लियर है कि डाइवर्सिटी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, डाइवर्स नेचर को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। देखो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, देयर आर मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, फॉर एनीबॉडी इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम इन हिज लाइफ टाइम। अपनी लाइफ टाइम के बाद मतलब अंदर अगर हम देखें ना, तो मुझे लगता है कि हम अगर एक एक घंटा भी देंगे ना तो भी वो कम पड़ जाएगा। So classification makes it easy to study that organism on the basis of certain common characteristics. कुछ ऐसे certain characteristics होते हैं, कुछ similarities, कुछ dissimilarities होती है, जिसकी वजह से आप classification कर सकते हो and after classification आप easily उनको study कर पाएंगे, सारे organism को आप study कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है एक नया क्वेश्चन, give 3 examples of the range of variation that you see in life forms around you.
अपनी लाइफ फॉर्म्स को, अपने आसपास की जो लाइफ फॉर्म्स है उनके बीच के जो वेरिएशंस है उनमें आपको 3 एग्जांपल्स दे रहे हैं। अब वेरिएशन अगर हम देखें तो हमें लगता है कि काउ इज अ डिफरेंट थिंग, डॉग इज एन डिफरेंट एनिमल, और आगे तो हमें लगा अच्छा चींटी तो और ही अलग एनिमल है, बहुत छोटा सा क्यूट सा एनिमल है, ये तो क्यूट है लेकिन काटने में बहुत दर्द देता है। स्पाइडर ले लो और अदर आ गया। फिर हमने देखा कॉकरोच को घूमते हुए, तो फिर हमने उसको ध्यान से देखा तो हमें लगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर तो बाकी सबसे मिलता जुलता नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंट चीज हो गई। प्लांट्स को देखा, फिर याद आया कि अच्छा हाँ हमें सिखाया गया था कि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना बनाते हैं और हमारे लिए भी बना के रखते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। भले बेचारे चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते आपकी तरह, भाग नहीं सकते, अपना हैंड मूवमेंट नहीं कर सकते, लेग मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उनके अंदर भी हमने चेक किया कि वैरायटी देख लेते हैं, क्या पता सिमिलर हो, तो पता चला कि नहीं, जो घास है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो पेड़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो झाड़ियां है वो और डिफरेंट है, सबकी पत्तियों का शेप अलग है, सबके कुछ के अंदर फ्लावर आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, कुछ में फ्रूट्स आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ की पत्तियां सीधी है कुछ की पत्तियां टेढ़ी है, थोड़ा डिजाइनर शेप के अंदर है। एक टच मी नॉट पौधे है, टच करते ही बेचारा फोल्ड हो गया, घबरा गया, तो ये क्या था पता, घबरा गई क्या, मम्मी आ गई क्या, तो मम्मी तो नहीं आई है लेकिन ठीक है वो पता घबरा जाता थोड़ा सा। तो यहाँ एक बार देख लो, मेरे को लगता है यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारा डाइवर्स नेचर बहुत अच्छे से पता है। सुबह से लेके शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने सारे नए नए ऑर्गेनिज्म को देख लेते हो कि ये वेरिएशन का एग्जांपल तो आप बहुत इजीली दे सकते हो। कैसा वेरिएशन हो सकता है, तो प्लांट में देख लो, एक छोटा सा घास से लेकर एक बड़े से बड़ा पौधा ही आपका वेरिएशन है। गाय कुत्ता बिल्ली ले लो, ये अदर वेरिएशन हो गया। एक्वाटिक एनिमल्स ले लो और अदर हो गया। उसके अलावा फिर हम आ गए स्मॉलर एनिमल्स पे, चींटी हो गई, स्पाइडर हो गया, ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो दीज आर द वेरिएशंस जो हम रेगुलर लाइफ के अंदर देख लेते हैं। यहाँ ओनली 3 एग्जाम्पल्स पूछे, हमारे पास तो न जाने कितने ही एग्जाम्पल्स है जो हम हमेशा हमारे माइंड में लिए घूमते हैं। एग्जाम के अंदर भी बाई चांस अगर बैठे बैठे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना, आसपास नजर घुमाना, कहीं ना कहीं कोई चींटी मिल जाएगी, कोई हाउस फ्लाई आपको मिल जाएगी, कहीं कोई कॉकरोच भागते हुए मिल जाएगा, नहीं तो चूहा तो मिल ही जाएगा। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। देखो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे आंट्स, कॉकरोचेस, स्पाइडर्स, हाउस फ्लाइज एटसेट्रा लिव इन द सेम बिल्डिंग। ऑब्वियसली ये सब लोग एक सेम बिल्डिंग में रहते हैं, भले अपना घर फ्लैट कुछ खरीद के नहीं रहते, लोगों के घरों में रहते हैं, लेकिन रहते बिल्कुल सेम बिल्डिंग के अंदर है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक पॉइंट में देखे तो दे आर डिफरेंट, ठीक है, अलोंग टू ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, ह्यूमंस हो गए, मंकीज हो गए, कैट है, डॉग्स है, ये भी सेम नेबरहुड के अंदर रहते हैं, बट स्टिल दे आर डिफरेंट। नियर बाय पार्क में चले जो वाइड वेराइटी होती है प्लांट्स की, तो राइट फ्रॉम स्मॉल ग्रास टू अ जायंट बैंयन ट्री, इतने सारी वेराइटीज है हमारे यहाँ पे कि हम सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है अगर वेरिएशन के बारे में कहा जाए ना, तो हमारे पास एग्जाम्पल्स इतने हैं ना कि हमारी कॉपी कम पड़ जाएगी, बट हमारे एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से ऐसा कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है? मोर बेसिक कौन सा है, मतलब ऐसे तो दोनों ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो फर्स्ट वन इज द प्लेस वेयर दे लिव। या तो ये हम देख लें कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है कौन कहाँ रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर लें। नेक्स्ट थिंग इज द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ, व्हाई। या तो हम ये देख लें कि किस सेल से वो बने हैं, देखो किस प्लेस पर वो रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी एक साइंटिस्ट आए थे, एक बायोलॉजिस्ट आए थे, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। तो एक काम करते हैं, जो लोग पानी के अंदर रहते हैं उनको हम बोल देते हैं एक्वाटिक, जो लोग जमीन पर रहते हैं उनको हम कह देते हैं टेरेस्ट्रियल। और ये दो में देखो डिवाइड हो चुके हैं। अब डिवाइड होने के बाद समझ में आया कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनके अंदर जब हमने चेक किया तो हमें तो बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज नजर आई, लेकिन हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर किसको रखते हैं, जिनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन यहाँ के ऑर्गेनिज्म में तो सिमिलैरिटीज नजर ही नहीं आई। तो अगर आप स्टडी करेंगे भी तो आप किस किस की करोगे? अच्छा, आप ऐसे बोलोगे अच्छा कुछ ऐसे है जिनके अंदर ये चीज है, कुछ ऐसे जिनके अंदर ये चीज नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। फिर आ गए हम टेरेस्ट्रियल पे, टेरेस्ट्रियल पे भी वही चीज आई, वही प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ में कि जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर डिसिमिलैरिटीज ज्यादा थी, सिमिलैरिटीज कम थी, तो इसलिए वो क्लासिफिकेशन जो था वो वैलिड नहीं था। और हम भी यही कहेंगे कि ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आ सकता कि कौन कहाँ रहता है, उनके अंदर डिसिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी, सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी। बट
अगर हम इस पॉइंट की बात करें, द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ, इट इज अ मोर बेसिक मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से बनी है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे प्लांट्स ले लो, अदर ऑर्गेनिज्म ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, सारे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से बनी है। तो हम क्यों ना सेल के अकॉर्डिंग ही उनको क्लासिफाई कर ले भाई, जिस जो हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर हम उसी को बेस लेकर क्लासिफाई करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो हमारा मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे और उनके अंदर सिमिलैरिटीज भी ज़्यादा होंगी। तो हमने उनको बांटा। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया, जब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया, जो कि रॉबर्ट विटकर ने किया, वैसे बेसिकली देखा जाए तो देयर वर 3 बायोलॉजिस्ट, लेकिन जो फाइनल हुआ था वो रॉबर्ट विटकर के 5 किंगडम्स फाइनल हुए थे। तो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो 5 किंगडम्स पे हुआ था। फाइन, अब 5 किंगडम में फर्स्ट था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद प्लांटी है, एनिमेलिया है, दीज आर द 5 किंगडम्स। लेकिन उन 5 किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे पहला बेस लिया गया था वो था उनका सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया था। यही था मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप बहुत इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन से सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के? प्रोकैरियोटिक सेल हमारी बॉडी के जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो देखिए जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिनकी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स थे, जिनकी बॉडी सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी थी, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? वो थे प्रिमिटिव टाइप के सेल्स, प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, प्रिमिटिव टाइप के सेल थे ये। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो थे उनके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस था कि हमने उनको कहा कि वो प्रिमिटिव टाइप के सेल है? तो उनका जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियस जो थी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थी, ऑर्गेनेल्स जो थे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे। दैट इज व्हाई हमने उनको कहा कि दे आर प्रोकैरियोट्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं। प्रिमिटिव टाइप के सेल्स है जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। लेकिन जब हम आए यूकैरियोट्स पे, यूकैरियोट्स मतलब जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी है। यूकैरियोटिक सेल कहाँ से आएंगे? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थे, जब उनके अंदर होता गया धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, तो उस मॉडिफिकेशन, उस इवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनेल्स थे जो इस सेल के अंदर प्रेजेंट थे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड बन गए। जो न्यूक्लियस था वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला जो क्रोमेटिन नेटवर्क था उसको भी एक पर्टिकुलर घर मिल गया, उसको आसपास में ऐसे घूमने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो हम इस सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी ही किससे बनी है? सेल से बनी है। वी नो वेरी वेल कि बहुत सारे सेल्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा भी है एंड आई होप कि आपने वो वीडियोस देखे भी होंगे। सो टिश्यू के बाद हमारा क्या बनता है? टिश्यूज को मिला के हम बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स को कंबाइन करके हम बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी क्या बनती है? बॉडी बनती है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सेल से। इसीलिए हमारा जो मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा क्लासिफिकेशन करने का, उसके अंदर जो मोस्टली हम सबसे पहला जो लेंगे वो हम क्या लेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट्स है, तो वो डिफरेंट होंगे, और अगर यूकैरियोट्स है तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि इसका आंसर हमें क्यों में हम क्या लिखने वाले हैं। तो क्यों में हम यही लिखने वाले हैं कि भाई ये हमारा मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये क्या करता है? ये हमारे क्लासिफिकेशन को एक साइंटिफिक एंगल देता है। जस्ट हम बोले कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ रहता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते हैं, तो ठीक इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। एक साइंटिफिक एंगल उसको देना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द साइंस बहुत एक कहते हैं परफेक्ट मैनर के अंदर वो होना चाहिए था। तो परफेक्ट मैनर में करने के लिए थोड़ा सोचना तो पड़ता ही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, फ्लैशबैक में भी जाना पड़ता है, और प्रिमिटिव टाइप के सेल तक पहुंचना पड़ता है। चलिए, तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? द काइंड ऑफ सेल्स एन ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ इज मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक of classifying organism because it gives a scientific angle to classification। ये क्या करता है? एक scientific angle देता है classification को। Moreover, a particular dwelling place can be full of organism of a wide variety। सिंपल सी चीज है, अगर हमने बोल दिया कि भाई हम बात कर रहे हैं terrestrial organism की,
कि हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे पहले, बाद में भले ही करो, लेकिन सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें हम उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अगर हम उनको क्लासीफाई कर दे तो इस एक्वाटिक के अंदर भी देख लो, पानी के अंदर वाइड वैरायटी मिल जाएगी हमें ऑर्गेनिज्म की। टेरेस्ट्रियल पे देख लो, बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी ऑर्गेनिज्म की। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ टाइप्स ऑफ सेल के अकॉर्डिंग द क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो देखें, the next question is, what is the primary characteristic on which the first division of organism is made? जो first division of organism था वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे, कौन सा ऐसा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक था जिसकी वजह से दिया गया था या किया गया था? तो रॉबर्ट विटकर ने किया था ये। रॉबर्ट विटकर ने ऑर्गेनिज्मों को फर्स्ट टाइम में डिवाइड किया था 5 किंगडम्स में। रॉबर्ट विटकर ने फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज मोनेरा, सेकेंड वन वाज प्रोटिस्टा, एंड उसके बाद जब हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है फंजाई, एंड देन हमारे पास आता है प्लांटी, और उसके बाद आता है हमारा एनिमेलिया। चलिए, सो ये तो क्या हुए हमारे 5 किंगडम्स। दीज आर 5 किंगडम्स जिनको कि किसने डिवाइड किया है, किसने क्लासिफाई किया है? ये रॉबर्ट विटकर ने किया है। क्यों करना पड़ा क्लासिफिकेशन? तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ताकि इनकी स्टडी इजीली हो जाए। लेकिन जो सबसे पहला बेस लिया, सबसे पहला जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक लिया वो कौन सा था? तो जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देख रहे थे कि जो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इन सब का जो क्लासिफिकेशन था वो भी किसकी वजह से हुआ, किस बेस पे हुआ? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसे कि हमने अभी कहा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होगा, 2 टाइप्स का होगा, या तो हम ले ले प्रोकैरियोट्स या हम ले ले यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो थे वो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के सेल से बने थे। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर था जहां पर क्रोमेटिन नेटवर्क ऐसे ही बिखरा हुआ था। ऑर्गेनल्स जो थे वो देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से बिखरे बिखरे ऐसे डॉट डॉट लग रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी की जगह उस सेल को देखें तो हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ER कहते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जो भी है मतलब मेम्ब्रेन है, ER है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम से, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमें सब कुछ समझ में आ रही है, बट यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसीलिए जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उनको सेपरेट एक क्लास के अंदर, एक किंगडम के अंदर रखा गया, और उसके बाद जो रिमेनिंग थे जो मॉडर्न टाइप के सेल से बने थे, जो यूकैरियोट्स थे, उनको हमने रखा एक डिफरेंट किंगडम के अंदर। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था, जो स्टार्टिंग थी किंगडम को क्लासिफाई करने की, वो कौन सी थी? वो थी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसकी वजह से इनको क्लासिफाई किया गया था। उसके बाद में हमने कैसे डिवाइड किया इनको? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। फिर हमने इनको क्लासिफाई किया था सेल वॉल के अकॉर्डिंग, सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक क्लासिफिकेशन था वो था द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर इनको क्लासिफाई किया गया था। फाइन, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक on which the first division of organism is made. Based on this, organism can be either prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic हो सकते हैं, eukaryotic हो सकते हैं। अच्छा, जब हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया था, सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो था, हमने इनको डिवाइड किया था प्रोकैरियोट्स में और हमने इनको डिवाइड कर दिया यूकैरियोट्स में। अब इस प्रोकैरियोट के अंदर हमने बोला कि भाई जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनको हमने क्या नाम दिया? उनको हमने नाम दिया मोनेरा। उसके बाद हम कहाँ आ गए? यूकैरियोट्स पे आ गए। यूकैरियोट्स पे हमने इनको फिर क्लासिफाई कर दिया, तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। फिर आगे और क्लासिफिकेशन होता गया। फाइन, सो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on what basis are plants and animals put into different categories? Plants and animals को हमने different categories में क्यों लिया है? क्यों नहीं हमने उनको सिमिलर में ले लिया? Plants है, animals है, different क्यों ले लिया भाई? हमने अभी किंगडम्स पढ़े हैं ना, किंगडम्स में अंदर हमने क्या कहा? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये 3 तो हम एक बार रखे साइड में। फिर जो हमारे 2 बचते हैं प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्लांटी में हमने लिया है सारे प्लांट्स को, एनिमेलिया में हमने लिया है सारे के सारे एनिमल्स को। तो इनके ऐसे कौन से बेसिस थे, ऐसी कौन सी डिसिमिलैरिटीज थी जिसकी वजह से हमें इनको सेपरेट लेना पड़ा? हम इनको एक ही क्लास के अंदर, एक ही किंगडम के अंदर नहीं ले पाए।
वो इसलिए नहीं ले पाए बिकॉज प्लांट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है ह्यूमन बॉडी से। आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी कि प्लांट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली है, नहीं है तो प्लांट के पास खड़े होकर एक बार देख लेना, क्या आपका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लांट के जैसा है? तो नहीं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दैट इज़ वाई हमें डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। उसके अलावा सेल वॉल है या फिर नहीं है, तो हमारी जो एनिमल बॉडी होती है उनकी जो सेल है उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सब के ऊपर क्या लगी होती है? एक सेल वॉल होती है जो कि उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इनको हम क्लासिफाई क्यों नहीं, इनको हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया है, क्यों नहीं सेम ले लिया? स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, ओके। वास्कुलर सिस्टम भी इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इनका खाना खाने का तरीका, न्यूट्रिशन लेने का तरीका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये बने हैं प्लांट सेल से, वो बना है एनिमल सेल से, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि प्लांट बना है एक डिफरेंट टाइप के सेल से, एनिमल बना है एक डिफरेंट टाइप के सेल से, तो फिर ये सिमिलर कैसे हो सकता है? तो वैसे भी ये दोनों कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। अच्छा, वन मोर थिंग कि इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो प्लांट बॉडी की और ह्यूमन बॉडी की या एनिमल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होगी? तो देखो, प्लांट बॉडी को एनर्जी चाहिए कम। सी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है उसके अंदर हम अगर बात करें प्लांट्स की, चलो, तो प्लांट्स को क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? कम है। वही अगर हम बात कर ले एनिमल्स की, तो उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये प्लांट बॉडी है ये कहीं पर भी घूमती नहीं है, ये सिर्फ अपनी जगह पर खड़ी है और अपनी जगह पर खड़े होके ही क्या करती है? अपना खाना बनाती है, अपना रेस्पिरेशन करती है, एक्सक्रीशन करती है, कहीं घूमने नहीं जाती है, ना ही कभी खाना ढूंढने जाएगी, ना कभी घूमने के पर्पज से ये कहीं जाएगी। तो प्लांट बॉडी जो है वो लोकोमोट नहीं करती है। लोकोमोशन का मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा रही है, तो ये लोकोमोशन नहीं करती है। और जो एनिमल बॉडी है वो क्या करती है? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हर चीज़ के लिए वो घूमती रहती है। जितना ज़्यादा वो घूमेगी, जितना ज़्यादा वो वर्क करेगी, उतना ही ज़्यादा उनको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। तो इन एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स थोड़ी ज़्यादा होती है। इस हिसाब से भी हमने इनको क्या किया? डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखा है, डिफरेंट किंगडम्स में रखा है। सो आई होप कि अब आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्यों हमने इनको क्लासिफिकेशन करते टाइम पे प्लांट्स को, एनिमल्स को डिफरेंट किंगडम के अंदर रखा, क्यों नहीं हमने इनको साथ में ही रख लिया। चलिए, आंसर अब कैसे लिखेंगे? तो ये देखो, आंसर लिखने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या प्लांट बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल बॉडी से मैच खाता है? क्या प्लांट बॉडी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है या प्लांट बॉडी के ऊपर कहीं गिल्स प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये इनका रेस्पिरेशन क्या होता है? प्लांट्स का बहुत डिफरेंट होता है। लीव्स के ऊपर जो होल्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये रेस्पिरेशन करते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट वो सब उसकी वजह से होगा। लेकिन अगर हम हमारी बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, दे हैव लंग्स और गिल्स so that they can breathe, they can respire. The next thing, support system. प्लांट बॉडी का सपोर्ट सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है। प्लांट बॉडी अपने आप को ऊपर की तरफ मूव तो करती है, लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है? स्ट्रेट रखने का काम करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्लांट बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती। दैट इज़ वाई हमने प्लांट और एनिमल को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट किंगडम्स के अंदर उनको रखा है। देखो, आंसर में एक और चीज़ आप क्या लिख सकते हो? ऑटोट्रॉप्स है। प्लांट्स कैसे है? ऑटोट्रॉप्स है। एनिमल्स कैसे है? हेटेरोट्रॉप्स है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनडायरेक्टली, चाहे वो प्लांट पे डिपेंडेंट है और चाहे वो किसी अदर एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो देखिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स वाइल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। बिल्कुल सही है। सेकेंड हमने क्या देखा था? सेल वॉल देखा था। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ये हमने पढ़ लिया था। प्लांट्स को मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एनिमल्स को मूव करने की रिक्वायरमेंट है फॉर सर्च ऑफ फूड। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आंसर में हमें किस तरह से लिखना है और हमें
कैसे बहुत सारे पॉइंट्स में आंसर कर सकते हैं, नहीं भी हो 1 वर्ड में 1 लाइन में आंसर कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। चलिए, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एनिमल्स और प्लांट्स को हमने एक सिंगल किंगडम के अंदर क्यों नहीं रखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organisms are called primitive and how are they different from the so called advanced organism। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है, यानी विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम बोले कि ये पहले का है हमारा प्रिमिटिव है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अभी एडवांस्ड है, मॉडर्न है, पूरा मॉडिफिकेशन के साथ में आया है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट कुछ तो होना चाहिए ना, दोनों के अंदर कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होने चाहिए, तभी तो हमने उनको नाम अलग अलग दे दिए कि ये एडवांस है और ये प्रिमिटिव है। लेकिन उससे भी पहले कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता कैसा है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक, थोड़ा इन द सेंस कि जहां हमारा लाइफ का ओरिजिन हुआ था वहां पर चलते हैं, ज्यादा फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा, और फिर हम ये देखते हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता कैसा है। तो अगर हम पहले की बात करें तो आज के जैसे इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं हुआ करती थी। जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले क्या था, ये अर्थ क्या थी, आग का गोला थी। फिर धीरे 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 क्या हो गया, ठंडी हुई, टेम्परेचर इसका कम हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ओरिजिन होना शुरू हुआ लाइफ का। तो ऐसा नहीं है ना कि एक सिंगल डे के अंदर ही क्या हुआ, अचानक से एक चुटकी बजी या एक छड़ी घूमी और सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ था कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे वो बनना शुरू हुए, और उसके बाद धीरे 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 मॉडिफिकेशन होता गया, और मॉडिफिकेशन के साथ साथ में क्या हुआ, आज हम जैसे इतने सारे एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है वो बन गए। तो प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे यूनिसेल्युलर, मतलब कि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे। उनका सिर्फ एक ही सेल ऐसा था, एक ही सेल ऐसा क्या, सिर्फ एक ही सेल से बने थे, जिसी के अंदर क्या होता था, आपके डाइजेशन भी हो रहा है, वहां पर एक्सक्रीशन भी हो रहा था, वहां पर रेस्पिरेशन भी हो रहा था, वहीं पर सारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो सब का फुलफिल हो रही थी। अब अगर एक सिंगल सेल के अंदर, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक सिंगल रूम के अंदर आपको सारा काम करना है अपना, तो आप कर पाएंगे? पॉसिबल है ये? नहीं है। कि मैं बोल देती हूँ ठीक है काम करो, एक आपका रूम है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर को आप बना दे आपका किचन, एक पर्टिकुलर कॉर्नर को आप अपना बेडरूम बना दे, एक कॉर्नर को आप बना दे अपना बाथरूम, और एक कॉर्नर को अपना स्टडी रूम बना दे। इज इट पॉसिबल फॉर अस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम एक सिंगल रूम के अंदर सर्वाइव कर लें। नहीं, सारा काम हमारा सिंगल रूम में नहीं हो सकता, हमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स चाहिए, हमें बहुत सारे रूम्स चाहिए ताकि हमारा काम जो है वो सेपरेट हो सके। वैसे ही जब हम प्रिमिटिव टाइप के सेल की बात करते हैं तो प्रिमिटिव टाइप का सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, उन सेल से बने एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर सारा काम सिर्फ उनके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही हो रहा था। नेक्स्ट थिंग क्या थी कि इनके जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं था, जो ऑर्गेनेल्स थे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे। तो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम्स जो होता है वो ऐसे ही इसके अंदर स्कैटर्ड थे। सेल ऑर्गेनल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे, तो सारी चीजें क्या थी उसी के अंदर ऐसे ही स्कैटर्ड थी। तो प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर क्या हुआ, धीरे 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 हुआ इवोल्यूशन। क्यों हुआ? जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया वैसे वैसे हर एक ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश की, और जब उन्होंने अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश की तो एक नए नए स्पीशीज का बॉर्न होता गया, और नई नई स्पीशीज के साथ साथ में कुछ मॉडिफिकेशन होता गया। मॉडिफिकेशन के साथ साथ क्या हुआ कि इनके जो न्यूक्लियस था, इस सेल के जो न्यूक्लियस थे उनके ऊपर आ गई मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स थे उनके ऊपर भी आ गई मेम्ब्रेन। धीरे 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 इनको समझ में आने लग गया कि भाई हम ये सारा काम नहीं करेंगे तो ये आ गए इस पे बगावत पे, कि भाई हम जो है एक ही सेल जो है सारा काम नहीं करेंगे, हमारे काम को डिवाइड किया जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे सेल जो थे कनेक्ट होते गए, कनेक्ट होके उन्होंने क्या बनाया, सेल्स ने कनेक्ट होके बनाया टिश्यू। सेल्स ने कनेक्ट होके क्या बनाए, टिश्यूज बनाए, और इन टिश्यूज ने कनेक्ट होके फिर बाद में क्या बनाए, ऑर्गन्स बनाए, और इन्होंने ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बनी हमारी बॉडी। सो यहाँ पर टिश्यू फॉर्मेशन से क्या हो गया, एक तो सिंगल सेल था जो सारा काम कर रहा था, फिर क्या हुआ, टिश्यू बना। टिश्यू बना तो जो जितने भी मेंबर्स उसके अंदर कनेक्ट हुए उन सबको पर्टिकुलर अपना अपना एक नया काम दे दिया गया कि भाई आपको अब सिर्फ यही काम करना है। फिर समझ में आया कि अच्छा हाँ हमारा काम तो डिवाइड हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, और ऐसे ग्रुप्स बनाना शुरू किया, और ग्रुप्स बना के इन्होंने का पूरा किसका फॉर्मेशन कर दिया, ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया। तो इनका काम और डिवाइड हो गया। फिर इन्होंने सोचा एक काम करते और कनेक्ट होते, तो ऑर्गन सिस्टम बना, तो फिर इनका काम और अच्छे से डिवाइड हो गया। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओनली डाइजेशन का काम करता है, लेकिन
उसके अंदर भी अगर हम देखें तो सब डिविजन से प्रोटीन का डाइजेशन कहीं और होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहीं और होगा, फैट का डाइजेशन कहीं और होगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया, पर्टिकुलर लेबर का क्लासिफिकेशन हो गया कि कौन सा काम कौन सा पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर टिश्यू करने वाला है। सो आई होप कि अब आपको क्लियर है कि हम इनको एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं। एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब जो मॉडिफिकेशन जिनके अंदर हो चुका है, जो पूरे मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फॉर्म में आए हैं, उनके अंदर सारे मॉडर्न फीचर्स है और वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एडेप्टेशंस हो चुके हैं। मतलब अगर हम बात करें पहले के एनवायरनमेंट की और हम अगर आज के एनवायरनमेंट को कंपेयर करें तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इतना बड़ा डिफरेंस है कि उन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को अगर डायरेक्टली वहां से उठा के यहाँ पर ले जाया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम उनको ले आएंगे तो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इवन अगर हमें यहाँ से उठाकर पहले के ज़माने में जहाँ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, वहाँ अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ मिनट्स कुछ पल ही हम रह पाएंगे, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हुआ क्या, सारे सेल्स के अंदर धीरे 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 एनवायरनमेंट के चेंज के साथ साथ में उन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए, अपने अंदर मॉडिफिकेशन किए और हुआ इवोल्यूशन। हर एक रिप्रोडक्शन के बाद में जो जनरेशन आई उनके अंदर एक नए फीचर जरूर थे, कुछ नए फीचर्स थे, कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में आए थे। तो वो जो नए फीचर्स थे वो सारे कंबाइन हो के धीरे 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 क्या हो गया, इवोल्यूशन के साथ साथ में नई स्पीशीज का बॉर्न होता चला गया और सारे ऑर्गेनिज्म अब कैसे बन चुके हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म किस तरह से एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है और बेसिकली प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते क्यों हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है ऐसे। सो ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी सिंपल सी चीज़ है। पहले एक सिंगल सेल था, स्टडी भी उसी की करनी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म था, वो प्रिमिटिव सेल था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, नई नई चीज़ें ऐड ऑन्स होती गई, तो ऐड ऑन के साथ साथ में क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो जैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, मॉडिफिकेशंस आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, एडवांसमेंट आता है। सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। मेन ये किसकी वजह से हुआ था, ये हुआ था डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, ताकि इनका डिवीजन ऑफ लेबर हो सके और ये इजीली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके और इनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमें धीरे 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 जो टॉपिक्स है वो हमें रिवाइज होते चले जाए और हमें हमारे चैप्टर को बाद में रटना ना पड़े कि अच्छा मोलस्का के अंदर ये था, अच्छा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को हम ये कहते हैं, प्रोकैरियोट्स है तो ये फीचर्स है। रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, will advanced organism be the same as complex organism? Why? क्या हम बोल सकते हैं कि एडवांस ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सिमिलर है? अगर यस तो क्यों, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका आंसर तो सिंपल है, यस ही होने वाला है। मैं किसी को भी पूछ लूं कॉम्प्लेक्सिटी है और एडवांसमेंट है तो क्या दोनों साथ साथ में आएंगे या सिमिलर चीजें हैं, तो हम यही कहेंगे दे आर वेरी सिमिलर। वाई सिमिलर? तो देखो जब हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म अभी हमने क्या कहा, सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन से है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर क्या हुआ, एनवायरनमेंट के चेंज के साथ साथ में वहां पर हुए कुछ मॉडिफिकेशंस, उन मॉडिफिकेशन से हुआ इवोल्यूशन और इवोल्यूशन होते होते हम यहाँ तक पहुंच गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक इतना सा ऑर्गेनिज्म और एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी तो बिल्कुल बढ़ने वाली है। यहाँ पर कैसे बढ़ी, इसने अपने अंदर किए चेंजेस कि भाई ठीक है मुझे वहाँ एडेप्ट होना है, मेरे को वहाँ रहना है, तो मुझे अपने अंदर ये सारा सामान जो है अभी अपनी बॉडी के अंदर चाहिए। तो धीरे 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 मॉडिफिकेशन के साथ साथ में क्या हो गया, एकदम से इनकी बॉडी जो थी पूरी की पूरी चेंज हो गई। चलो ये नहीं समझ आ रहा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम आ जाते हैं हमारे ही ऊपर। तो हम कहाँ पर थे, हम थे चिंपैंजीज पे, हम थे मंकीज पे। फाइन, अब मंकीज पे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। मंकीज पे मॉडिफिकेशन हुआ, हर जनरेशन के बाद में उनके अंदर कुछ वेरिएशन आए, उनके डीएनए में चेंजेस हुए, उनके जीन्स में कुछ चेंजेस हुए और जैसे 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 वो चेंजेस बढ़ते गए वैसे वैसे हम आ गए थे कहाँ तक, अर्ली मैन तक हम पहुँच चुके थे। अब अर्ली मैन तक आए तो अर्ली मैन को और अगर आज हमें देखा जाए तब भी हमें यही लगेगा कि ये तो बहुत पुराने ज़माने के यार, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आए, क्या ये 80s के हैं या ये 60s के हैं, समझ ही नहीं आ रहा इनको देख के। तो बिल्कुल कैसे आएगा समझ में, वो तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आए तो धीरे 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 क्या हुआ, इनके अंदर भी हुआ मॉडिफिकेशन, इनके अंदर भी कुछ वेरिएशंस होते गए और आज की डेट का जो क्या बन गया, मॉडर्न मैन बन गया।
अब ये जो मॉडर्न मैन है, क्या इनके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, इनके अंदर भी मॉडिफिकेशन। कैसे हो रहे हैं इनके अंदर मॉडिफिकेशन? तो जो हमारी एक जनरेशन होती है, सपोज अगर हम बात करें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, तो ग्रैंड पेरेंट्स के बाद में कौन आई नेक्स्ट जनरेशन? हमारे पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा एडवांस आपको नहीं लगता हमारे पेरेंट्स है? और क्या आपको ये देखकर नहीं लगता कभी कभी कि जो पेरेंट्स के बाद जो चिल्ड्रन, मतलब कि जो है हम लोग हमारे पेरेंट्स से, इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ ज़्यादा ही एडवांस है? लगता होगा ना कभी कभी देख के कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखे और अगर हमें देखे तो हम तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और पेरेंट्स को है तो ठीक है वो एडवांस है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, और हमारे आगे की जनरेशन जो होगी वो और थोड़ा एडवांस होगी। तो ये और थोड़ा एडवांस क्यों हो रही है? वो इसलिए कि हर जनरेशन, हर एक रिप्रोडक्शन के बाद जो नई जनरेशन आती है वो हमेशा मॉडिफाइड फॉर्म में आती है। जैसे कि आपके फ़ोन्स, हर बार एक नया फ़ोन लॉन्च होता है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में लॉन्च होता है। ऐसा नहीं कि सिमिलर दे दिया। अगर सिमिलर होगा तो क्या खरीदेंगे क्या? हम नहीं खरीदेंगे। हम आईफोन या OnePlus की तरफ क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? कुछ मॉडिफिकेशन है, नई चीज़ें हैं, नए फीचर्स है। द सेम थिंग इज हियर कि एवरी जनरेशन हैव सम न्यू फीचर्स, न्यू वेरिएशंस। तो उन्हीं न्यू वेरिएशंस की वजह से क्या होता है? एडवांसमेंट आता है। और उन्हीं न्यू वेरिएशंस की वजह से क्या आता है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जितना ज़्यादा एडवांसमेंट आएगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी चीज़ें, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। अब देखा जाए तो पहले के फ़ोन कितने सिंपल हुआ करते थे, खोल के देखेंगे तो भी हमें लगेगा अच्छा बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अब देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है, राइट? तो बस बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये भी, कि जो सिंप्लिसिटी थी वहाँ से जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वेरिएशंस हुए, तो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म थे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, और उन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला कि भाई ये हमारे हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। तो दोनों ही सिमिलर है, दोनों ही डिफरेंट नहीं है। बहुत सिमिलर है, कॉम्प्लेक्स ले लो, मॉडर्न ले लो, एडवांस ले लो, सब कुछ सिमिलर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए आंसर आपको कैसे लिखना है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी डिजाइन इवॉल्व्स बिकॉज ऑफ नेसेसिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वैसे वैसे हमारी बॉडी ने भी क्या किया? एडेप्टेशंस किए। कुछ हमारी बॉडी में हुए चेंजेस जिनको हमने क्या नाम दिया? कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारी बॉडी की। हैंस अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वुड बी एन एडवांस्ड वन इन कंपैरिजन टू अ सिंपल वन। सिंपल वन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तो बहुत एडवांस है, इसके पास तो आँख कान नाक सब कुछ है, तो ये एडवांस तो क्यों नहीं होगा? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म दे आर वेरी सिमिलर, दे आर वेरी सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। फाइन। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, और अगर क्लियर है दैट मीन्स कि हमने हमारे चैप्टर का जो फ्रंट पार्ट था, मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन के साथ साथ में कहाँ पे बढ़ेंगे? किंगडम्स की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे फाइलम्स पे, हमारे डिविजन्स पे, सो दैट कि आपका चैप्टर जो है आपके लिए पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।